हेलो दोस्तों, मैं रेखा कुमारी। आज अपन बात करेंगे कॉमर्स फर्स्ट ग्रेड से संबंधित मैटर की, जिसमें अपने टॉपिक लगता है कंपनी। कंपनी जो एक्ट है वो 1956 था, जो चेंज होके अभी फ़िलहाल 2013 में अपना अधिनियम जो है उसमें कुछ परिवर्तन हुए। तो उन परिवर्तनों से संबंधित अपन कुछ बातें करेंगे, जिसमें अपन बात करते हैं कंपनी एक्ट 1956 को प्रतिस्थापित करने हेतु नया कंपनी विधेयक निम्न प्रकार पारित किया गया। यानी कंपनी एक्ट 1956 को प्रतिस्थापित करने के लिए एक नया कंपनी अधिनियम बना है, जो कब बना, कैसे बना, उसकी क्या क्या प्रोसेस थी, उसके बारे में अपन बात करते हैं। तो लोकसभा और जो संसद है उसमें 18 दिसंबर 2012 को ये पारित हुआ, और राज्यसभा में 8 अगस्त 2013 को पारित उसमें भेजा गया। उसके बाद राष्ट्रपति ने इस पे हस्ताक्षर किए 29 अगस्त 2013 को। यानी कि वो भी अपना जो बिल आता है वो पूर्ण रूप से कंप्लीट एक्ट बनने के लिए सबसे पहले लोकसभा में पारित होता है। यानी संसद में उस पर बहस होती है, जिसमें सबसे पहले वो लोकसभा में जाता है, फिर राज्यसभा में जाता है, राज्यसभा के बाद में राष्ट्रपति द्वारा उस पर हस्ताक्षर किए जाते हैं। उसके बाद वो क्या एक्ट बन जाता है। इसमें बात करते हैं जैसे लोकसभा में 18 दिसंबर 2012 में अपना कंपनी जो एक्ट है वो गया। उसके बाद में राज्यसभा में 8 अगस्त 2013 में राज्यसभा में पहुंचा। फिर राष्ट्रपति ने इस पर 29 अगस्त 2013 में हस्ताक्षर किए। अब इसमें बात करते हैं कि जैसे कंपनी एक्ट 2013 बना है तो उसमें कितनी धाराएं हैं, कितनी अनुसूचियां हैं और कितने अध्याय हैं। तो कंपनी एक्ट 2013 में जो है टोटल चैप्टर 29 है, यानी कि 29 टोटल अपने जो चैप्टर हैं उसमें 29 है। और इसमें जो धाराएं हैं, जो सेक्शन है वो 470 हैं, और अनुसूचियां जो हैं वो 7 हैं। यानी कि अपने से क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई जैसे कंपनी एक्ट 2013 है उसमें टोटल कितने अध्याय हैं, कितनी धाराएं हैं, कितनी अनुसूचियां। तो ये आपको याद रखना है कि टोटल जो अध्याय हैं वो 29 हैं, धाराएं 470 हैं, और जो अनुसूचियां हैं वो 7 हैं। इस कंपनी एक्ट को एक युगांतरकारी ऐतिहासिक कानून कहा गया। यानी कि कंपनी में जो परिवर्तन हुआ है उसको एक ऐतिहासिक और युगांतरकारी परिवर्तन कहा गया है। अब जो कंपनी से संबंधित जो भी परिवर्तन हुए हैं, आज अपन उन परिवर्तनों से संबंधित बातें करेंगे, क्योंकि एक या दो क्वेश्चन तो कंपनी से रिलेटेड हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो जूनियर अकाउंटेंट हो, फर्स्ट ग्रेड हो, या कॉमर्स से रिलेटेड कोई भी एग्जाम हो। तो ये तो फर्स्ट ग्रेड है, तो फर्स्ट ग्रेड में तो ज़्यादा चांस है क्योंकि इसमें अमेंडमेंट्स हुआ है। तो अपन बात करते हैं जैसे नया जो अधिनियम आया है उसमें क्या क्या परिवर्तन हुए हैं, क्या क्या उसमें नई चीज़ें डाली गई हैं, पुरानी जो चीज़ें हैं उसमें क्या बदलाव किया गया है। तो इसमें नए कंपनी अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं, यानी कि जो नया कंपनी अधिनियम आया है उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है। तो इसमें बात करते हैं अपन, जैसे पहली जो विशेषता है वो है कंपनी की कार्य व्यवस्था यथा संभव पारदर्शी एवं जवाबदेह। यानी कि जो कंपनी की जो कार्य व्यवस्था है, कंपनी जिस आधार पे कार्य करती है वो पारदर्शी होनी चाहिए और जवाबदेही होनी चाहिए, यानी अकाउंटेबिलिटी। फिर कहते तथा निवेशकों एवं कंपनी व्यापार में हित रखने वाले व्यक्तियों पक्षकारों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का सर्वाधिक प्रयास किया जाए। यानी भी जो भी कंपनी में जो निवेशक हैं, निवेश करने वाले हैं, या कंपनी के साथ व्यापार करने वाले, या कंपनी के जो व्यापार है उसमें हित रखने वाले जो भी व्यक्ति हैं या जो पक्षकार हैं, उनके हितों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने का सर्वाधिक प्रयास किया जाए। क्योंकि भाई जब भी अपन किसी कंपनी में पैसा लगाते हैं तो वहाँ पर अपन अपना हित जो है उसको सुरक्षित रखना चाहते हैं। तो इसलिए इस पे सर्वाधिक जोर दिया गया है कि एक निवेशक है या कंपनी के साथ जो थर्ड पार्टी होती है वो लेन देन करती है, या जो भी अपने शेयर वगैरह खरीदती है, डिबेंचर वगैरह, उनका जो लेन देन होता है, तो उसमें उसके हितों की सुरक्षा होनी चाहिए। तो इसके लिए ये कहा गया है। फिर कहता है कि निवेशकों की रक्षार्थ कंपनी द्वारा कैपिटल जुटाने हेतु जारी किए जाने वाले प्रविवरण संबंधी नियमों को अधिक कठोर एवं प्रभावी बनाया गया है। यानी कि जो निवेशक होते हैं उनकी रक्षा के लिए कंपनी द्वारा जो कैपिटल, कंपनी जो पूंजी, जो निवेशक होते हैं, कंपनी उनसे क्या करती है, पैसे लेती है, यानी पूंजी जुटाती है। तो इसके लिए जो जारी किया जाने वाला जो प्रविवरण है, क्योंकि कंपनी जब भी पैसा जुटाएगी या जो भी पूंजी कंपनी को चाहिए होती है इससे संबंधित, तो उसको उनको क्या करना पड़ता है, प्रविवरण में सारी जानकारी देनी पड़ती है, यानी प्रविवरण में उनको सारी चीज़ें डालनी पड़ती हैं। तो प्रविवरण संबंधी नियमों को अधिक कठोर, यानी प्रविवरण संबंधी जो भी नियम उनको अधिक कठोर बनाया जाए और प्रभावी बनाया जाए, तथा स्थानापन्न परिविवरण
का प्रावधान ही समाप्त। पहले जैसे स्थानापन्न अपना जो परिविवरण है वो भी कंपनी में बनाया जाता था, लेकिन जो कंपनी एक्ट 2013 आया है उसमें जो स्थानापन्न प्रविवरण है उसके प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। अब आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई जो प्रविवरण है वो कठोर और अधिक नियमों के साथ प्रभावी रूप से बनाया जाना चाहिए, लेकिन एक ऐसा कौन सा प्रविवरण है जो कंपनी का जो नया अधिनियम है 2013 उसमें उसके प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है? तो स्थानापन्न परिविवरण, ये चीज़ अपने को याद रखनी है। फिर थर्ड नंबर पॉइंट है कि कंपनी की प्रथम वार्षिक सभा की अवधि समामेलन के 18 माह से घटाकर केवल 9 माह कर दी गई है। जैसे पहले कंपनी अधिनियम 1956 था तो उसमें प्रथम वार्षिक जो सभा की अवधि थी समामेलन के समय, यानी 18 माह से पहले 18 माह थी, अब उसको घटा के कितना कर दिया, केवल 9 माह है। यानी कि आपको एक जो वार्षिक सभा आप रखते हो उसकी जो अवधि है वो केवल आपको 9 माह रखनी है। फिर कंपनी द्वारा जारी किए गए ऋण पत्रों डिबेंचर्स का लोन में समावेश नहीं होगा। कंपनी द्वारा कंपनी जो भी डिबेंचर इशू करती है, यानी कि जो भी ऋण पत्र कंपनी के द्वारा इश्यू किए जाते हैं उनका लोन में समावेश नहीं होगा, यानी उनको लोन के रूप में आप शामिल नहीं कर सकते हो, तो उनको लोन से हटा दिया गया। फिर है प्राइवेट कंपनी की अधिकतम सदस्य संख्या 200 कर दी गई। ये क्वेश्चन अपने को जरूर याद रखना है क्योंकि संख्या से संबंधित है, संचालकों की संख्या से संबंधित है। जैसे एक नया कॉन्सेप्ट ओपीसी का आया जिसमें 1 पर्सन कंपनी है, उससे संबंधित जो संचालक होते हैं उनकी संख्या है, अधिकतम है, न्यूनतम है। ये चीज़ें अपने को याद रखनी है क्योंकि ये फैक्ट के क्वेश्चन है और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो प्राइवेट कंपनी की अधिकतम अगर सदस्य संख्या की बात करते हैं तो इनमें 200 कर दिया। अगर न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम कितनी होनी चाहिए, 2। फिर कहते हैं कि कंपनी के निदेशक मंडल में कुल सदस्यों, यानी कि जो कंपनी के जो निदेशक मंडल होता है उसमें कुल सदस्य का कितना, 1/3, यानी कि अधिकतम कितने हो सकते हैं, तो 15 हो सकते हैं। भाई जो निदेशक मंडल है उसमें अधिकतम सदस्य 15 हो सकते हैं, और उसमें बोल रहा है कि कुल सदस्यों का 1/3 स्वतंत्र निदेशक या प्रवर्तक या प्रबंधीय व्यक्ति न हो, यानी प्रवर्तक या प्रबंधीय व्यक्ति न हो, यानी कि जो स्वतंत्र जो निदेशक हैं की नियुक्ति अनिवार्य कर दी गई है। यानी कि ये जो स्वतंत्र जो निर्देशक हैं उनमें परिवर्तन या प्रबंधीय व्यक्तियों को शामिल नहीं किया जाएगा। इनके अलावा जो भी व्यक्ति होंगे उनके 1/3 स्वतंत्र निदेशक होने चाहिए, और कुल सदस्यों के कितने, जैसे कुल सदस्य हैं उनका कितना होना चाहिए, 1/3 स्वतंत्र निदेशक, और इन स्वतंत्र निर्देशकों में प्रवर्तक या प्रबंधकीय व्यक्तियों को शामिल नहीं करना है। और इनकी नियुक्ति क्या कर दी गई, अनिवार्य कर दी गई। यानी ये चीज़ आपको याद रखनी है कि इनकी नियुक्ति क्या है, अनिवार्य, ये नहीं है आवश्यक, अनिवार्य। फिर 7 नंबर पॉइंट है केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित कुछ विशेष प्रकार की कंपनीज के निदेशक मंडल में एक महिला निदेशक की नियुक्ति अनिवार्य कर दी गई है। यानी कि सरकार ने क्या कहा, केंद्र सरकार ने कहा है कि जो कंपनियां होती हैं उसका जो निदेशक मंडल होता है उसमें एक महिला निदेशक की नियुक्ति क्या है, अनिवार्य है, यानी आवश्यक नहीं है। मतलब आपको एक महिला निदेशक को रखना ही पड़ेगा, तो एक महिला निदेशक की क्या है, नियुक्ति अनिवार्य कर दी है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई कंपनी एक्ट 2013 में केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित कुछ विशेष प्रावधानों में कंपनी में महिला जो निदेशक है उनकी संख्या कितनी निश्चित की गई है या कितनी निर्धारित की गई है, तो एक महिला निदेशक। फिर पॉइंट नंबर 8 है कि कंपनी अपने 50% ऋण पत्रों के भुगतान में विफल रहती है तो बीमार कंपनी घोषित किए जाने के प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं। बीमार कंपनी की पुनर्वास और पुनरुद्धार के लिए हेतु व्यवस्थाएं हैं। यानी जो कंपनी है वो अपने 50% ऋणदाताओं, तो मतलब उनके जो ऋणदाता हैं यानी कि जो उनकी लाइबिलिटीज़ हैं उनका पेमेंट करने में क्या है, वो सफल नहीं, यानी विफल हो गई हैं। 50% ऐसी लाइबिलिटी है जिनका वो भुगतान नहीं कर पा रही हैं, तो वो बीमार कंपनी है, उनको बीमार कंपनी घोषित किया जाने का प्रावधान है। और फिर जो बीमार जो कंपनी है उनका पुनरुद्धार करने के लिए या उनको पुनर्जीवित करने के लिए, उनको पुनः स्थापित करने के लिए व्यवस्थाएं की गई हैं। फिर कंपनी से संबंधित अवैध भीतरी व्यापार इनसाइडर ट्रेडिंग को प्रतिबंधित करने के लिए पर्याप्त प्रावधान किए गए। यानी कंपनी से संबंधित अवैध, यानी कि जो अवैध इलीगली, कुछ जो कंपनीज होती है वो इलीगल व्यापार करती हैं, यानी इनसाइडर ट्रेडिंग, यानी कि जो लीगल जो व्यापार है उसके अलावा भी कुछ अन्य ऐसी गतिविधियाँ करती हैं जिसकी सरकार उनको अनुमति नहीं देती है। तो इसको क्या किया गया, प्रतिबंधित किया गया, यानी कि इसको आप नहीं कर सकते हो, आपको लीगल व्यापार ही करना है। फिर नए कानून में निगमीय मामलों में कपट की परिभाषा दी गई है व इस हेतु
कड़े दंड की व्याख्या की गई है। यानी कि नए जो कानून है उनमें निगीय जो मामले, निगम से संबंधित जो मामले, उनमें कपट की परिभाषा दी हुई, कपट किससे कहते हैं उसकी परिभाषा दी गई है व इस हेतु कड़े दंड की व्याख्या की गई है। पूर्व में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। पहले जैसे कोई कंपनी में कोई कपट कर देता है, कोई ऐसे जैसे कपट से संबंधित कोई भी कार्य करता है तो उसकी कोई परिभाषा नहीं थी और उससे संबंधित कोई दंड भी नहीं था, उसकी कोई व्याख्या नहीं थी। लेकिन अब जो कंपनी अधिनियम 2013 आया उसमें कपट की परिभाषा भी दी गई है और कपट करने पे दंड भी दिया गया है और उस दंड की व्याख्या भी की गई है। फिर है इसका पॉइंट नंबर 11, एक नए कानून के तहत कंपनी के विरुद्ध कुप्रबंध या दमन तथा बीमार कंपनी से संबंधित कार्रवाई के लिए राष्ट्रीय कंपनी कानून अधिकरण NCLT को लागू किया गया है। यानी कि ये कहते हैं नए कानून के तहत अब जो नया कानून अपना बना है कंपनी अधिनियम 2013, इसमें अगर कोई कंपनी है उसका कुप्रबंध, अच्छा प्रबंध नहीं है, उसका दमन हो रहा है या वो बीमार कंपनी के रूप में उभर रही है, तो उसके लिए एक व्यवस्था की गई है जिसमें राष्ट्रीय कंपनी कानून अधिकरण जिसे कहा गया, यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं NCLT, यानी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल बनाया गया है। यानी इसके तहत उस पर क्या होगी, कार्रवाई की जाए कि उसकी जो प्रोसेस होगी उसको चालू रखना है कि नहीं रखना है, क्या करना है क्या नहीं करना, वो NCLT देखेगी। तो इस आपसे पूछ सकते हैं कि भाई NCLT की फुल फॉर्म क्या होती है, तो NCLT की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। हिंदी में अगर बात करें तो राष्ट्रीय कंपनी कानून अधिकरण। फिर है कंपनीगत 3 वर्षों, अगला जो पॉइंट है 12 नंबर का, उसमें कहता है कि कंपनीगत 3 वर्षों में अर्जित सकल लाभ यानी ग्रोथ जो प्रॉफिट होता है उसका 7.5% राजनीतिक दलों को चंदा दे सकती है। यानी जो कंपनी अधिनियम बना है उसमें कहते हैं कि कंपनी 3 ईयर में जो पिछले 3 सालों में जो उसने ग्रोस प्रॉफिट प्राप्त किया है उसका 7.5% जो राजनीतिक पार्टी है उनको चंदा दे सकती है। और कंपनी को गत 3 वर्षों के औसत लाभ का 2% राशि सामाजिक दायित्व है CSR पर अनिवार्य है। यानी उसमें तो जो चंदा है, राजनीतिक जो चंदा है वो कंपनी को क्या है, ग्रोस प्रॉफिट का 7.5% देना है। वो दे भी सकते नहीं भी दे सकते, लेकिन कंपनी को कहते हैं कि कंपनी को गत 3 वर्ष के यानी पिछले 3 सालों के जो औसत लाभ है, एवरेज जो प्रॉफिट है उनका 2% राशि सामाजिक दायित्व यानी CSR पर अनिवार्य रूप से व्यय करनी पड़ेगी। यानी सामाजिक उनका दायित्व बनता है और सामाजिक दायित्व के लिए उनको क्या है 2% राशि अनिवार्य रूप से व्यय करनी पड़ेगी। फिर कहते हैं कि पॉइंट नंबर 13 है, केवल एक सदस्य की कंपनी OPC वाली नई संकल्पना को प्रभाव में लाया गया। पहले OPC जैसी कोई कंपनी नहीं होती थी, लेकिन कंपनी अधिनियम 2013 जैसे बना है उसमें एक नई कंपनी का जो प्रावधान है वो लाया गया, इसमें केवल एक सदस्य कंपनी। अपन सोच सकते हैं कि एक सदस्य की कंपनी कैसे हो सकती है, लेकिन अब इसमें जो प्रावधान 2013 का आया कंपनी का, उसमें ये नया कॉन्सेप्ट बना है कि केवल एक व्यक्ति, यानी उसमें केवल एक ही व्यक्ति होगा जो कंपनी को चलाएगा। तो ये अपनी कौन सी अवधारणा हो गई, तो OPC की अवधारणा। फिर निष्क्रिय कंपनी डिफॉल्ट कंपनी के पंजीयन की व्यवस्था भी की गई है। यानी कि जो निष्क्रिय कंपनी है उसका भी अपन क्या कर सकते हैं, उसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन की अपने को व्यवस्था दी गई है। मतलब जैसे उसने कार्य करना बंद कर दिया, वो कार्य नहीं कर रही है, उसमें बीच में छोड़ दिया, जो ऐसी कंपनी है तो उनको दोबारा से रजिस्ट्रेशन करके और वो अपना कार्य प्रारंभ कर सकती हैं। कंपनी के सुचारू संचालन हेतु प्रबंध प्रशासन संबंधी प्रावधान भी किए गए हैं, क्योंकि डिजिटलाइजेशन है पूरा का पूरा, सब डिजिटल आजकल होता है, ऑनलाइन सारी चीज़ें होती हैं। तो कंपनी को सुचारू चलाने के लिए उसमें प्रबंध और प्रशासन का भी संबंधी जो प्रावधान है वो किए गए। तो आज अपने बात किए कंपनी से संबंधित जो नए प्रावधान 2013 में जोड़े गए हैं उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं उन पे अपन ने बात की है। और मेरा पढ़ाया हुआ आपको कैसा लगा, अगर आपको अच्छा लगा तो फिर मैं आगे कंटिन्यू रखूँगी, तो आप इस पे लाइक कमेंट्स और कर सकते हैं। ये अपने फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स से रिलेटेड जो मैटर है वो है, और पूरा जो मैटर है वो ऑथेंटिक जो बुक हैं जैसे 11th-12th की है, NCERT है, उनसे ये मैटर लिया गया है, उनसे ये मैटर बनाया गया है। तो आप इस मैटर को पढ़ सकते हैं, और आपको किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, एंड आप लोग इसको सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।